तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अपन ने पिछली बार भू अभिलेख नियमावली का भाग 1 पढ़ा था। उस भाग 1 में हमने सबसे पहले पढ़े थे कितने कुल अध्याय पढ़े थे हमने उसमें पढ़े थे कुल 7 अध्याय। ठीक है, पहले अध्याय में हमने पढ़ा था पटवारी का नियुक्ति कैसे होती है, उसकी दंड क्या है। फिर दूसरे में हमने पढ़ा था उसकी प्रशिक्षणशाला। फिर तीसरे में हमने पढ़ा था उसका विविध कर्तव्य। चौथे में हमने पढ़ा था आरआई, है ना, आरआई की नियुक्ति दंड। फिर पाँचवें में हमने पढ़ा था आरआई के विभिन्न कर्तव्य, ठीक है, उनकी दंड, उनकी परीक्षा अवधि, प्रशिक्षणशाला। और पाँचवें में हमने पढ़ा था आरआई की प्रशिक्षणशाला। और छठवें में अध्याय में हमने पढ़ा था उनके कर्तव्य। और सातवें में हमने पढ़ा था एएसएलआर के बारे में, एएसएलआर के काम कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं भाग दो। ठीक है, जो कि वही 22 अक्टूबर 2020 से प्रभावशील है ये, है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने पढ़ा पटवारी, आरआई और एएसएलआर के बारे में। अब इस वाली जो नियमावली का भाग 2 है, अध्याय 8, है ना, भाग 2 का भाग 2 में अध्याय 8 ये कहता है भू सर्वेक्षण का परिचय। तो भू सर्वेक्षण मतलब क्या होता है? हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया ना। भू सर्वेक्षण यानी कि लैंड सर्वे, ठीक है, इसी को आप सीमांकन, पैमाइशी, भूमापन भी कहते हैं। अब इसकी मदद से किसी भी भूभाग को नापा जाता है। क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है। यानी कि भू सर्वेक्षण, भूमापन, ठीक है, लैंड मेजरमेंट, और क्या है, डिमार्केशन, ठीक है, और क्या आ जाता है इसमें, पैमाइश, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें इसमें हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो जब सर्वेक्षण के उपकरणों की सहायता से धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों को, क्षैतिज मतलब कि ज़मीन पर, एक्सिस, ठीक है, हॉरिजन की दूरियों को, कोणों तथा ऊंचाइयों को किसी प्रचलित विधि के अनुसार लघुकृत पैमाने, स्मॉल स्केल पर मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए। यानी कि भू सर्वेक्षण क्या कह रहा है, लैंड सर्वे क्या कह रहा है, लैंड मेजरमेंट, डिमार्केशन, भूमापन या पैमाइश क्या कहता है? जब ज़मीन पर आप किसी भी क्षेत्र की दूरी को, क्षैतिज यानी हॉरिजन की दूरी को, उनके कोणों को नाप कर उनको किसी भी स्मॉल स्केल पे मिनिमाइज़ करके जब मैप बनाते हैं तो वो ये कहलाता है। ये सब चीज़ें जो भी हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यानी उनका उद्देश्य क्या है? मैप बनाना। इसको ही हम फील्ड वर्क कहते हैं, मतलब फील्ड पर किया गया कार्य। ये कहाँ पर हो सकता है? फील्ड पर। घर पे बैठकर अपन भू सर्वेक्षण नहीं कर सकते, है ना। यदि कोई कर रहा है तो उसको समझाना, भैया ये सीमांकन नहीं है, ये काम मोबाइल से या किसी टेक्निकल चीज़ से हो सकता है फील्ड पर जाने के बाद, बाकायदा पॉइंट्स चुनने के बाद, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? फील्ड वर्क। फिर आता है इसमें मैपिंग यानी जो भी कार्य किया उसको नक्शे पर उतारना। फिर कंप्यूटेशन यानी दूरियों को चेक करना, अभिकलन करना कि सही नापा है, नहीं नापा है, एरिया कितना आ रहा है, क्षेत्र कितना आ रहा है, ठीक है। ये हो गई परिभाषा। फिर यथास्थिति, मौके पर जाना, मौके पर जाकर क्षेत्र पुस्तिका तैयार करना, ठीक है, खेत का नक्शा तैयार करना, उसका पुनरीक्षण करना, सही है गलत है, एरिया निकालने के बाद भू अभिलेखों को अद्यतन करना और कोई अन्य अभिलेख तैयार करना जैसा निर्देशित हो, ठीक है। तो इसका इतिहास जो हमने सर्वेक्षण की तकनीकों में भी इसके बारे में ब्रीफ में बता दिया है, तो हम यहाँ पर एक बार रिविजन जैसे लेंगे, ठीक है। इसका इतिहास वही जो हमने आपको बताया था कि अरब विद्वानों के टाइम से इसको चालू किया गया था। 1783 में रैम्सडेन ने सर्वे का प्रथम विश्व परिशुद्ध उपकरण बनाया था। परिशुद्ध मतलब कि एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेट उपकरण बनाया था। और उसके बाद से सर्वेक्षण की विधियों तथा उपकरणों में लगातार सुधार होते रहे। आखिरी जो अभी तक हम जो सीमांकन कर रहे थे वो जरीब से कर रहे थे। जरीब के बाद आई ETS मशीन। ETS में फिर बाद में सेम चीज़ थी, प्लस DGPS जुड़ गया, है ना, DGPS जुड़ गया। अब DGPS इनबिल्ट होकर आ रही है कोर्स की रोवर मशीन, ठीक है, टैबलेट है जो इसमें। और फिर आपके एरियल फोटोग्राफी, ड्रोन सर्वे, अभी जो इसके बाद रिसेंट आया वो ड्रोन सर्वे भी है। भाई ड्रोन से हमने मौका देख लिया, मौके का हमने मेजरमेंट कर लिया बाद में। सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू भी हो सकता है ये, है ना। फिर इसका सिद्धांत जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पूरा देखकर हम उसका एरिया को, छोटे से छोटे एरिया को मेजरमेंट कर लेना पूरे के हिसाब से, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें जो मैप प्राप्त होता है उसको कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं,
कैडेस्ट्रल मैप में 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, ये भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार करता है। दूसरा, इसमें शासकीय तथा निजी भूमियों का मानचित्रित रिकॉर्ड मिल जाता है। तीसरा, इसमें मूल्यांकन और कराधान में सहायता, मतलब मूल्यांकन करना, भूमि का मूल्यांकन करना और उसका कर का निर्धारण करना, उसमें सहायता होती है। चौथा, भूमि का प्रबंधन एवं स्वामित्व के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान हो जाती है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? सबसे पहला है इसका ओनरशिप इस्टेब्लिश करना, यानी स्वामित्व इस्टेब्लिश करना, इसका क्षेत्रफल एरिया कैलकुलेट करना, इसका आकार शेप निर्धारित करना, इसकी लोकेशन तय करना। ठीक है, तो ओनरशिप कैसे तय होगी? जब अपन कैडेस्ट्रल मैप तैयार करते हैं, हमको एक एरिया मिला, जैसे कि हमने ये बनाया, एक एरिया बनाया था, ये नक्शा बनाया है ना, ये हमने एक नक्शा बनाया। तो ये जो नक्शा है, मौके पर जाकर जब हमने चेक किया तो ये किस व्यक्ति का है, यही ओनरशिप है उसकी, है ना। फिर एरिया, तो हम इसका एरिया भी कैलकुलेट करेंगे, भाई कितना है, 0.405 हेक्टेयर है। ये हमने इसका क्या चेक कर लिया, एरिया। ठीक है, राम का कब्जा है और इतना एरिया है, और शेप जो है इसका लगभग स्क्वायर शेप है। और लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन है इसकी कोऑर्डिनेट्स पे देख लो, चाहे सुरेश के बगल में, मंदिर से 600 मीटर दूर, है ना। ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे। इसकी विधियाँ, तो विधियाँ क्या है? हमने बताया था पिछली बार भी, 2 प्रकार की इसकी विधियाँ हैं, एक है ट्रेडिशनल और दूसरी है आधुनिक, है ना। तो जो ट्रेडिशनल है, कहाँ गया, अध्याय 9 पढ़ रहे हैं हम, है ना, भूमापन की विधियाँ। 8 में हमने देखा सर्वेक्षण, 9 में है भूमापन की विधियाँ। विधियाँ मतलब कि टाइप्स ऑफ भूमापन या सर्वेक्षण। ठीक है, तो पहली है ट्रेडिशनल में हमने आपको पिछली बार भी बताया था क्या है, जरीब से ही करना चाहिए। इसके साथ एक ऑप्शन आ जाता है टेप, थियोडोलाइट। ठीक है, फिर टेबल, कौन सा टेबल है, एक मिनट, टेबल देख लूँ भाई, मुझे याद नहीं, भूल गया हूँ मैं। टेबल तो लिखा ही नहीं इसमें, कोई टेबल पढ़ा था पिछली बार अपन ने, अभी आएगा आगे तो बता दूंगा मैं आपको टेबल, है ना। हाँ, मतलब बेसिक यही है। अब इनमें करना किस चीज़ से है, तो इसमें ये दिया हुआ जरीब है, जरीब के लिए लगेगा प्रकार, गुनिया, है ना, डायगोनल स्केल, ये सब हम आपको बता चुके हैं। पैमाना, ठीक है, पैमाना मतलब स्केल, और ये जो हम स्केल चुनेंगे इसके लिए। फिर राइट एंगल, सूजा, कंघी, लट्ठा, झंडी, बांस, कुदाल, ये सब हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। हाँ, अब कुछ लोग क्या कहते हैं जरीब की लंबाई मीटर में, तो देखो अलग अलग जरीब हैं, 9 प्रकार की जरीब इसमें दी हुई है। शाहजहानी, फरुखाबादी, सहारनपुरी, ग्वालियरी, फतेहपुरी, इंजीनियरिंग, मैट्रिक जरीब और गंटरी जरीब। ठीक है, तो जो मैट्रिक जरीब है उसमें 20 मीटर की जरीब होती है वो, है ना, या गंटरी जरीब है जो हम लोग करते हैं सीमांकन, वो 20.12 मीटर की होती है। यूजुअली हम लोग मैट्रिक जरीब का ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो होती है 20 मीटर की, जो कि 65.62 फीट के बराबर होती है। और एक होती गंटरी जरीब जो कि 66 फुट के बराबर होती है ना। ये आरए में चलती है, गंटरी जरीब डेसिमल में चलती है। फरुखाबादी, शाहजहानाबादी और ग्वालियरी जरीब जो होती है वो बिस्वा में चलती है। तो कई लोगों को ये समझने में दिक्कत आती है, तो इसमें जो लिखा हुआ उसके हिसाब से 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आ गया प्रकार हमने जो मैप में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। डायगोनल स्केल एक्यूरेट के लिए होती है, ताकि कितने बाई कितने जरीब है, यानी जरीब और कितने कड़ी है, उसके लिए एक्यूरेसी के लिए डायगोनल यूज़ होती है। राइट एंगल जो होती है वो ऑफसेट वगैरह बनाने के लिए होती है। झंडी जब हमको कोई दूर से पॉइंट इस्टेब्लिश करना उसके लिए। लट्ठा या ऑफसेट रॉड के लिए होती है। एक लट्ठा जो होता है वो 10 कड़ी के बराबर होता है। ठीक है, फील्ड बुक बनाई जाती है। कंघी एरिया मेजरमेंट के लिए होती है। टेप जो होता है, टेप होता है 50 फीट या 100 फीट का टेप हम यूज़ कर लेते हैं। स्टील का टेप यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, स्टील की पट्टी या उससे शुरू करते हैं ये टेप को, ताकि एक्यूरेसी मिले इसमें। कभी भी आप इनमें से कोई सा भी किसी भी चीज़ से करें भूमापन, पहले उसका क्या कर लें, सत्यापन कर लें, चेक कर लें कि वो सही है या नहीं। ये तो हमने देखा ट्रेडिशनल के बाद आते हैं हम आधुनिक पे। किस पे? आधुनिक के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आप मौके पर एक स्केल लेकर भर चले जाइए, है ना, और बाकी मैप लेकर चले जाइए। आधुनिक में क्या आता है आपका ETSM और सैटेलाइट इमेज। ठीक है, जो जिसको अपन सारा से करते हैं जैसे, है ना, या MP किसान ऐप से करते हैं वो। तो ETSM के लिए आपको पता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है EDM,
इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर जिससे कि डिस्टेंस निकाली जाती है, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर इस्टेब्लिश होता है जो कि, और सिंपल माइक्रो प्रोसेसर जो पूरी प्रोग्रामिंग या फंक्शनिंग को करता है ना। इसमें अलग अलग ऑप्शंस है। पहले हम इसमें सर्वे करते हैं, सर्वे के बाद हम जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम स्टेक आउट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, चांदा बनाते हैं, जिसके लिए 2 स्थायी पॉइंट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये 2 स्थायी पॉइंट हमेशा किसी तीसरे पॉइंट के बिना नहीं एस्टेब्लिश हो सकते। तो सबसे पहले हम कोई ए, बी और सी पॉइंट देखेंगे, तीनों का नक्शे में चेक कर लेंगे, यदि ये तीनों एक्यूरेट मिल रहे हैं तब हम किन्हीं भी 2 पॉइंट से पूरा सीमांकन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डेटा मैप, सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट इमेजरी का सीमांकन करना इंपॉर्टेंट आसान है बशर्ते ओवरलैपिंग सही हो। तो सबसे पहले हम सैटेलाइट इमेज में क्या चेक करते हैं, ओवरलैपिंग, है ना, या क्योंकि ओवरलैपिंग से पता चल जाता है जो जियो रेफरेंस हुआ है, जियो रेफरेंस हुआ है वो कितना एक्यूरेट है। जियो रेफरेंस का मतलब होता है जो मैप है उसके कोऑर्डिनेट्स को जो सैटेलाइट है या गूगल है उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ मैच करके मैप को गूगल पर बिठालना, है ना, ओवरलैपिंग। तो जियो रेफरेंसिंग के आधार से चेक हो जाता है। फिर DGPS है वो सैटेलाइट के लिए ही यूज़ होता है। फिर अब हम आते हैं इसके बाद अध्याय 10। अध्याय 10 कहता है कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट क्या होता है, एक मिनट, मुझे लग रहा है ये दिख नहीं रहा होगा आपको, उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा क्या। हाँ, तो हम कहाँ थे, अध्याय 10 हमारा कहता है कंट्रोल पॉइंट या नियंत्रण बिंदु। कंट्रोल पॉइंट या नियंत्रण बिंदु, ठीक है। अब समझिए आप, कोई भी सीमांकन जो हमने आपको बताया, कोई भी भूमापन, कोई भी सर्वेक्षण बिना किसी कंट्रोल पॉइंट के नहीं हो सकता। जो हम आपको बता रहे थे ना 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है तीसरे के आधार पे, वही होता है कंट्रोल पॉइंट। तो कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश होने के बाद ही कोई भी भूमापन का कार्य या भू सर्वेक्षण का कार्य किया जा सकता है। इसको करने के लिए परिमितीयकरण का या चंक्रमण यानी कि ट्रावर्सिंग पद्धति का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि 2 स्थायी नियंत्रण चिन्हों की स्थापना की जाती है और दोनों के बीच परस्पर जुड़ी हुई आधार रेखाओं के आधार पर उस क्षेत्र के लिए ट्रावर्स स्टेशंस की एक श्रृंखला तैयार की जाती है। इस कार्य को ही परिमितीकरण या चंक्रमण पद्धति से नियंत्रण बिंदुओं की स्थापना की के रूप में जाना जाता है। यानी कि हम किसी भी मैप को जब नापने गए तो इस मैप को नापने से पहले हमने इसके लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 2 बिंदु को निर्धारित किया नक्शे में, इन दोनों को कहीं तीसरे पॉइंट से पहले टैली किया, फिर इनकी जो डिस्टेंस होगी वो इस पॉइंट से भी एग्जैक्ट आएगी। तो जब ये 2 पॉइंट हमको मिल गए बी और ए, इसको हमने चांदा मान लिया, ट्रावर्स, इससे हम ट्रावर्स बना लेंगे और हमको जहाँ लगेंगे, फिर इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, फिर इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस एग्जैक्ट आती जाएगी और हम इसके आधार पे सीमांकन या भूमापन का कार्य करते जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है ट्रैवर्सिंग पॉइंट या पद्धति। इसमें 2 प्रकार से किया जाता है। एक हमने पिछली बार भी बताया था आपको, क्लोज्ड माला रेखा, बंद माला। ये जो है ये बंद माला है, 1 2 3 4। एक होती नहर या रोड, इसमें हम ओपन माला से करते हैं। ठीक है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ऐसे करके हम करते हैं। वो होता है ओपन ट्रैवर्स, ये क्लोज ट्रैवर्स, है ना। इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था पिछली बार, त्रिभुजीकरण। यही जो हम कर रहे हैं ना, 1 2 और ये तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट और एक तीसरे पॉइंट को चेक करना, ये है त्रिभुजीकरण। फिर यहीं से ये तीसरा पॉइंट चेक कर लेंगे, फिर यहीं से ये पॉइंट भी चेक कर लेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे करके जितने पॉइंट्स बन जाएंगे ये सारे मिलाकर क्या बनते हैं, नक्शा। ठीक है, और सेम चीज़ अब मशीन में भी सेम चीज़ करेंगे हम। जब मशीन से करते हैं तो उसमें कंपास होता है, उसके हिसाब से इस्टेब्लिश करके हम उसको पूरा करते हैं। ये हो गया आपका इसमें पॉइंट्स बनाना, उसके पॉइंट्स के आधार पे ही पूरा कार्य किया जाता है। ठीक है, अब कोर्स जो है वो है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस। ये स्टेशंस बनाए गए हैं, मेरी जानकारी में जो आखिरी बार था तब 90 स्टेशंस थे, अब शायद बढ़ा दिए गए हैं, है ना। तो 90 स्टेशन से शुरुआत की गई थी कोर्स की। ये सैटेलाइट से जियो रेफरेंस करके आप जहाँ जहाँ जाएंगे, जैसा आपका सारा मैप है, इससे भी एक्यूरेट इसको कर दिया। इसमें 5 सेंटीमीटर की एरर मानी गई है, मतलब 5 सेंटीमीटर तक की एरर आएगी। तो उसके आधार पे ये बनाए गए हैं कोर्स टावर। उसी से जो रोवर का सीमांकन है वो इसी पर आधारित है ना। वो मैपिंग जितनी सही होगी उस मैपिंग के आधार पे ही आप सीमांकन आराम से कर पाएंगे। जैसे जैसे जाते जाएंगे ये आपको पॉइंट बताता जाएगा। फिर आते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 कहता है, ये 10 था, 11 कहता है रूढ़ि चिन्ह या अलामात। रूढ़ि चिन्ह और अलामात। अलामात मतलब कि साइन, है ना। देखिए समझ लीजिए, जैसे कि मैप है,
मैप है नॉर्मल है तो चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये आ गया। लेकिन अब एक मिनट ना, अब जैसे कोई मैप है ना, ये मैप जैसे आपको दिख रहा है, सो कॉल्ड मैप है ये, है ना। सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको इसमें। तो अब ये देखिए, ठीक है, अब ये जो साइन दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहर है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बीच में कुछ इसमें है नहीं। ये रोड है, कैसे पता चल रहा है? इसके साइन के हिसाब से, बीच के लाइन के हिसाब से। ये मंदिर है, ठीक है, यदि इसमें झंडी लगा दें तो, यदि प्लस लगा देते तो चर्च हो जाता, ठीक है। ये आबादी का साइन है। ऐसे करके जो मैप में अलग अलग साइन रहते हैं, जिससे कि मैप को आइडेंटिफाई करना, उस लैंड को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है ना, या सुविधा हो जाती है। जो कोई नया व्यक्ति यदि मैप पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कहाँ पर आबादी है ना। तो ये पूरे स्टैंडर्डाइज्ड है ना। इन अलामातों के आधार पर ही आपका नक्शा तैयार होता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ये बने होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देखा अलामातें, बहुत सारे प्रकार की अलामातें हैं, रोड की, टावर की, मंदिर की, कुएं की, आबादी की, नहर की, सड़क की, स्टेशन की, कच्ची सड़क की, पक्की सड़क की, हाईवे की, ठीक है। अलग अलग अलामातें दी हुई हैं। इस तरीके से आपकी अलामातें हैं। आपको नक्शा पढ़ते समय ही ये चीज़ें जब तक यदि आती हैं तो आपको नक्शा पढ़ने में बहुत आसानी होती है ना। इसके बाद आते हैं भू अभिलेख तथा भू सर्वेक्षण के संबंधी नियम। तो भू अभिलेख एवं भू सर्वेक्षण संबंधित नियम काहे में आते हैं? सबसे पहले तो जो आपका राजस्व संहिता, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, जिसमें 2020 में संशोधन किया गया है, उसकी अध्याय 2, 3 एवं 4 में नियम 3 से 51 तक वर्णित है कि कौन कौन से नियम इसमें हैं। तो तीसरे में पहला है भू अभिलेखों का तैयार किया जाना, ठीक है, नक्शों के आधार पर भू अभिलेख तैयार किए जाते हैं। चौथा है सहायक क्षेत्र अभिलेखों का तैयार किया जाना। सहायक मतलब कि पहले तो आपने जो गांव का अधिकार अभिलेख है वो तैयार किया, तो उस अधिकार अभिलेख में पुनर्क्रमांकन करके, रजिस्टर बनाकर, उसका प्रॉपर बंदोबस्त करके, सर्वे करके नक्शा तैयार किया। नक्शे के आधार पर फिर आप क्या तैयार करते हैं? खातावार खतौनी, जमाबंदी, आसामीवार खतौनी, सरकारी पट्टों का रजिस्टर, सीमा चिन्हों तथा संदर्भ बिंदुओं का रजिस्टर, ठीक है। फिर पांचवा जो इसका नियम है, पांचवा नियम कहता है नक्शों का तैयार किया जाना और पैमाने, स्केल क्या चुन रहे हैं आप। यानी जैसे हमने आपको पिछली बार बताया था 1/4000 का मतलब हमने बताया था आपको, है ना। इसमें धारा 107 की उपधारा 1 है, उपधारा 2 है। 1/500 आबादी के लिए बताया गया था, जैसे जिसमें हमने बताया था, है ना। और ग्राम का नक्शा जो है वो 1/4000 पे होता है। सेक्टर का नक्शा जो होता है वो 1/500 में होता है। हाँ, तो भू अभिलेख तथा क्या पढ़ रहे थे हम? संबंधी नियम, है ना। इसमें हमने देखा था धारा 5 तक बताया था हमने, नियम 5 तक नक्शों का तैयार किया जाना। फिर भू अभिलेखों के प्रारूप, तो कौन कौन से भू अभिलेख के प्रारूप हैं इसमें? किसी ग्राम तथा सेक्टर का खसरा यानी फील्ड बुक, मसाहती खसरे प्रारूप 2 में, अधिकार अभिलेख प्रारूप 3, भू अधिकार पुस्तिकाएँ प्रारूप 4, व्यववर्तित भूमि के नक्शे प्रारूप 5, पुनर्क्रमांकन यानी रीनंबरिंग का रजिस्टर प्रारूप 6, दखल रहित भूमि के अभिलेख निस्तार पत्रक, दखल रहित भूमि के अभिलेख 3 है ना। कौन सा? पहला है निस्तार पत्रक, वाजिब उलर्ज और धारा 233 के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई भूमि के अभिलेख। फिर आता है आपका नियम 7, भू अधिकार पुस्तिका के लिए फीस, उपसंगी के प्रारूप। अलग अलग नियम है, इसमें पढ़ाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसको, क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट है। इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, बेसिक मैंने जो जो मेन चीज़ें थी वो बता दी हैं। इसके अलावा आपका नियम है भू सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लांकों, मतलब जब आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं या भूमापन कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जिसको बहुत ध्यान रखना है। खसरे को देखना है प्रॉपर, आपको खतौनी देखना है प्रॉपर, मिसल देखना है प्रॉपर, उसका रकबा मेजरमेंट करना है प्रॉपर, है ना। उसके बाद आपको उसको कार्य करना है। फिर आता है अध्याय 13,
ये कुछ लोगों ने पूछा भी था मुझसे, है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ एक बार डिटेल में। मसाहती ग्राम खसरा तैयार करने के निर्देश। तो जिन पहाड़ी क्षेत्रों में, अच्छे समझिएगा, जिन पहाड़ी क्षेत्रों में गांव की सीमाएं निश्चित नहीं होती, मतलब ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर गांव की सीमाओं को निश्चित नहीं किया जा सकता या निश्चित नहीं है, उन जगहों पर उन गाँवों के लिए कोई ट्रावर्स डेटा तैयार नहीं होता। तो जब ट्रावर्स डेटा तैयार नहीं हो सकता तो उनको क्या कहते हैं, मसाहती ग्राम। तो जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता, ग्राम की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, और सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण ट्रावर्स नहीं बनाए जा सकते, वहाँ पर ट्रावर्स नहीं बनाने के कारण या ट्रावर्स नहीं बन पाने के कारण या सीमाएं नहीं होने के कारण उन ग्रामों को मसाहती ग्राम कहते हैं। और ऐसे ही मसाहती ग्रामों के जब खसरे या अभिलेख तैयार किए जाते हैं तो उनको कहते हैं मसाहती ग्राम खसरे। ठीक है, तो इनका जिनका भूमापन हुआ ही नहीं है उनका खसरा तैयार करना है, यानी जिसका भूमापन नहीं होगा उसको ही, भूमापन जिसका नहीं हो पाया है उसके ही मसाहती ग्राम तैयार होते हैं। ठीक है, तो मसाहती खसरा नियमों में निर्धारित प्रारूप 2 में रखा जाएगा। प्रत्येक खेत में अंतर करने के लिए पहला, उस गांव के उस भाग संबंधी खार, हार, चक या तर्क जिसमें वो स्थित हो तथा खेत के नाम संबंधी ब्यौरे प्रविष्ट किए जाएंगे। किसी एक व्यक्ति के द्वारा धारित भूमि के संबद्ध क्षेत्र को एक ही खेत, मतलब कोई व्यक्ति कितना भी एरिया धारण कर रहा है उसको एक खेत माना जाएगा। खसरे में ना खाते की भूमि और ऐसी अन्य भूमि सम्मिलित होगी जिसको भूमापन क्रमांक दिए गए हों। ठीक है, पटवारी जो हैं वो मसाहती खसरा लिखने के पहले गांव की अनुमानता मोटी रूपरेखा तैयार कर लेंगे। भाई आप पूरे गांव को नहीं देख सकते, उसका सीमा नहीं तय कर सकते, तो एक मोटा मोटा एक अप्रॉक्सीमेट आप उसका तैयार कर लेंगे। फिर प्रत्येक खेत का क्रमांक दे देंगे जिसको कि प्रारूप में तैयार किया जाएगा। प्रत्येक खेत के क्रमांक की प्रविष्टि करके स्थल निरीक्षण किया जाएगा। फिर प्रत्येक खेत की नंबरिंग के बाद उसका क्षेत्रफल जो डिजिटली मिला है वो, फिर प्रत्येक खेत की नंबरिंग उपरांत उसका क्षेत्रफल और उसमें उगाई गई फसल को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो यानी खसरे के अंत में पटवारी क्या ब्यौरा देगा आखिरी में, वर्ष के दौरान सिंचाई के प्रयोग में लाए गए कुओं की संख्या क्या देगा। मसाहती ग्राम खसरा जो तैयार हो रहा है, मसाहती ग्राम खसरा, ठीक है, खसरा जो तैयार होगा उसमें पटवारी जी अंत में क्या देंगे, ब्यौरे में पहला देंगे वर्ष के दौरान सिंचाई के लिए लाए गए कुओं की संख्या। कुओं की संख्या कौन सी, जो सिंचाई के लिए उपयोग हुए साल भर, जो सिंचाई के लिए उपयोग हुए साल भर। ठीक है, दूसरा तालाबों की संख्या, कौन से तालाब जो सिंचाई के लिए उपयोग हुए साल भर। फिर तीसरा गांव में हल, ये पुराने हैं ये सब, अब इतना प्रचलन में नहीं है पर फिर भी हमको लिखना, गांव में हलों की संख्या। फिर चौथा जुताई के लिए काम आने वाले पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या जो जुताई के लिए काम आए। ठीक है, फिर आखिरी क्या देंगे, ट्रैक्टरों की संख्या, जुताई के लिए जो ट्रैक्टर उपयोग में आए होंगे उनकी संख्या, ट्रैक्टरों की संख्या। ठीक है, ये हो गया आपका अध्याय 13। फिर आता है ड्रोन सर्वेक्षण। तो ड्रोन सर्वेक्षण अभी हमने स्वामित्व में भी देखा है, सिंपल सी बात होती है। ड्रोन सर्वेक्षण में एक खसरा, एक इमेज को फिक्स कर दिया, एक एरिया को फिक्स कर दिया जाता है और ड्रोन वहाँ से पूरे में मैप के ऊपर, मतलब उस गांव के ऊपर, उस परिधि के ऊपर ड्रोन क्या करता है, फ्लाई करता है। क्या करता है, ड्रोन फ्लाई करता है। ठीक है, अध्याय 14 ड्रोन सर्वेक्षण। ठीक है, एक ड्रोन है, ठीक है, ये जो है ये फ्लाई कर रहा है, यहाँ पर कोई खसरे हैं, ऐसे करके कोई खसरे हैं, अलग अलग खसरे हैं। ठीक है, ये फ्लाई कर रहा है तो ये इस एरिया और इस एरिया के हिसाब से इसकी एक इमेज तैयार करेगा, जो इमेज बाद में जब बनकर आएगी तो ऐसी बनकर आएगी। कैसी बनकर आएगी, ये थोड़ा सा इधर चला गया, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसको ऐसा बना देगा ये स्केल में। फिर हम उससे उसकी चेक कर लेंगे कि ये किसका कब्जा है, ऐसा तो नहीं, तो हमको पता चला ये दोनों एक ही हैं, तो हम इसको मर्ज करके नया नंबर दे देंगे यदि सर्वे करेंगे जब इसका 0 से। तो इस तरीके से इसकी ड्रोन इमेज तैयार होती है। जिसको समझना हो तो आप एक बार स्वामित्व का देख सकते हैं, स्वामित्व में प्रॉपर ड्रोन सर्वे किए गए हैं लोगों के, तो वो ईजी पड़ेगा आपको देखने के लिए, है ना। इसी से भू सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है और इसी में स्वामित्व योजना को भी बताया। स्वामित्व योजना में 3 समितियां बनाई जाती हैं, जिला स्तरीय,
तहसील स्तरीय और ग्राम स्तरीय, है ना, जिसमें सचिव बनाया जाता है, जो अध्यक्ष हैं वो बनाए जाते हैं सरपंच को, फिर सदस्य बनाया जाता है सचिव को, सदस्य सचिव होते हैं आपके पटवारी, ग्राम कोटवार और ग्राम सभा के नामांकित 2 सदस्य होते हैं इसके सदस्य, ठीक है, जो इसमें कार्य करते हैं। इसका कार्य क्या है, चूना लाइन डालना, चूना लाइन डाल के पहले आबादी भूमि को फिक्स कर देना, है ना। एक बार और देखिए स्वामित्व योजना में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है स्वामित्व योजना के तहत जो ड्रोन सर्वे होता है, उस ड्रोन सर्वे के तहत स्वामित्व योजना, तो उसमें सबसे पहला काम क्या है, आबादी भूमि को चिन्हित करना खसरे के अनुसार, फिर प्रकरण तैयार करना, जब प्रकरण स्वीकृत हो जाएगा तो आबादी में चूना लाइन डालना, ठीक है, ग्राम वालों को जागरूक करते हुए, बताते हुए कि आप चूना लाइन क्यों डाल रहे हैं, चूना लाइन के निर्देशों का पालन करना कि बाउंड्री लेना है, छज्जा नहीं लेना है, रोड प्रॉपर रोड बनाना है, जो सरकारी ज़मीन है उस पर गोला लगा देना है ना, गोल चूना डाल देना है। चूना लाइन डालने के बाद जो ड्रोन सर्वे उड़ेगा, ड्रोन होगा, है ना, ड्रोन फ्लाई होगा आपके गाँव में। ड्रोन फ्लाई होने के बाद वो आपको प्रारूप नक्शा देगा। उस प्रारूप नक्शे को क्या करेंगे आप, सबसे पहले उसकी आप करेंगे GT, भौतिक सत्यापन, ग्राउंड ट्रूथिंग, ठीक है, भौतिक सत्यापन, ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे। इसके बाद ग्राउंड ट्रूथिंग के आधार पर वो आपको फिर से की प्रारूप नक्शा दूसरा देंगे। प्रारूप नक्शे दूसरे को भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पहले इसमें सुधार हो जा रहे थे, अब नहीं हो पा रहे, तो बहुत आराम से, गलत नहीं करना, भले आराम से करें आप। जब प्रारूप 2 आपका हो जाएगा, प्रारूप 2 नक्शा सही आया, फिर से आप इसकी GT करिए। यदि प्रारूप 2 आपने जो प्रस्ताव भेजा है उसके हिसाब से सही आ गया तो आप इसमें कार्य कर सकते हैं, नहीं आया तो अभी आप बिल्कुल कार्य शुरू न करें, फिर से भेजें। जब फिर से सुधार करा जाएगा तब आप उसमें शुरू करेंगे ROR, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की एंट्री, है ना, ROR की एंट्री। ROR की एंट्री के बाद क्या होता है, ROR की एंट्री के बाद फिर दावापत्ति बुलाए जाते हैं, है ना। दावापत्ति के दौरान प्रथम प्रकाशन कर दिया जाएगा। प्रथम प्रकाशन में यदि कोई दावापत्ति आएंगे तो उसका निराकरण करेंगे 15 दिन में। 15 दिन में निराकरण पे यदि कोई दावापत्ति नहीं आई तो द्वितीय प्रकाशन कर देंगे। द्वितीय प्रकाशन के बाद ये चला जाएगा पूरा प्रकरण उठ के तहसील से न्यायालय कलेक्टर, है ना, कलेक्टर के कोर्ट में चला जाएगा केस। कलेक्टर कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाती है। वहाँ पर फिर दावापत्ति के लिए बुलाया जाएगा। कोई सुधार वैसे नहीं होता है क्योंकि 2 प्रकाशन के पहले आपने सुधार का विकल्प दिया है। फिर भी यदि कोई विकल्प होगा सुधार का तो फिर ये SOI को लिखकर पत्र इसको ओपन करवा लेंगे, है ना। फिर यहाँ से कलेक्टर कोर्ट द्वारा इसको सुनते हुए क्या किया जाएगा, इसका निराकरण। क्या निराकरण किया जाता है इसका, अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। अंतिम प्रकाशन करते ही साथ ये वेब GIS पे अधिकार अभिलेख इनके उपलब्ध हो जाएंगे। ये है ड्रोन सर्वे का यूज़ करके स्वामित्व योजना, ठीक है। यही हो गया आपका बस। इसके अलावा अलग अलग परिशिष्ट दिए हुए हैं इसमें, कौन कौन से परिशिष्ट इसमें उपयोग होंगे। और ये आपका समाप्त हो गया भू अभिलेख नियमावली का अध्याय 2, ठीक है, वह भाग 2। अब इसमें बची हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता सीमांकन नियम 2018, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020। तो ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको भू अभिलेख नियमावली का भाग 1 और भाग 2 समझ में आया होगा। और थोड़ा सा तो आसपास तो आप गए होंगे, अब आपको इजी पड़ेगा। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको ये टच कर पाएगा, है ना। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट पे बता सकते हैं या हमको टेलीग्राम पे भी लिखकर बता सकते हैं। तो हम आपके डाउट्स के लिए एक जो SB हमने लास्ट वीडियो लाया था जिसमें हमने आपके डाउट्स क्लियर किए थे, अगले वीडियो में फिर हम आपके जो बचे हुए डाउट्स हैं, जो नए डाउट्स हैं, उनको भी क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।